अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। नाज़रीन, नून लीग हर रोज फैज 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 करती थी और आज फैज हमीद साहब इनको लड़ गए हैं। फैजाबाद धरना केस कमीशन में फैज हमीद पेश हुए और उन्होंने नून लीग की उस वक्त की जो हुकूमत थी उसके बारे में ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसके बाद नून लीग में एक बड़ी बगावत उठने का खदशा है। इसके ऊपर नून लीग की जानिब से रिएक्शन भी सामने आया है। एक एक चीज आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि उस वक्त जब फैजाबाद धरना हो रहा था क्या नून लीग आपस में लड़ रही थी और इन्होंने ये सारे जो इल्जामात हैं या जो तोपों का रुख फैज हमीद साहब की तरफ किया हुआ था और बार बार उनके किरदार के ऊपर ये सवालात उठाते थे, लेकिन एट द एंड जब फैज हमीद साहब पेश हुए तो उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उसके बाद नून लीग के सारे लीडर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कहीं गद्दार हमारी अपनी लाइनों में, हमारी अपनी सफ़ों में तो मौजूद नहीं थे। एक एक चीज़ आपके सामने रखेंगे और आपको कोट एंड कोट ये बात मैं बताऊंगा कि फैज हमीद साहब ने वहाँ पर क्या बोला है और उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो उस वक्त इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों थी, ये आपस में इनको लड़ने की क्या ज़रूरत थी। और ये जो बात कुछ लीडर फैज हमीद साहब को सपोर्ट करते हैं, नून लीग के अपने लीडर और बास जो लीडर्स हैं उनकी नज़र अपनी सफ़ों की तरफ क्यों थी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर जो है वो कमेंट्स लिखा करें। नाज़रीन, 2017 में टीएलपी ने एक धरना दिया था। ये धरना फिर बाद में उस वक्त की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी जिसके चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब थे, जो अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक फैसला दिया था जिसे हम फैजाबाद धरना केस के नाम से याद करते हैं। इसके ऊपर जो वर्डिक उस वक्त आई थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था। काजी साहब जब सुप्रीम कोर्ट के जज बने तो उन्होंने इसके ऊपर एक कमीशन बनाया। असल में जो वो केस था, जो फैसला था, उसमें ये तासर देने की कोशिश की गई थी कि उस वक्त के जो डीजीसी थे जनरल फैज हमीद साहब, वो बेसिकली मरकजी किरदार थे इस धरने का और उन्होंने ये धरना ख़त्म करवाया था, लोगों में पैसे बांटे थे। इस तरह का एक न तासर मौजूद था। इस जो अदालत का जो फैसला था उसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं हुआ था। फैज हमीद साहब को इस कमीशन ने एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया तो ये नहीं आए। उसके बाद फैज हमीद साहब मौजूदा जो मिलिट्री क़यादत है आसिम मुनीर साहब, उनके साथ मिले। उन्होंने इन्हें कमीशन में पेश होने का कहा। इस कमीशन में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी पेश हो चुके हैं, उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पेश हो चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब को भी इसमें अब बुला लिया गया है, डीजी रेंजर को बुलाया गया है जो उस वक्त थे मेजर जनरल, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। इवन ये कि इमरान खान साहब को भी बुलाने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ साहब का नाम मैंने ले लिया, ख्वाजा आसफ को बुलाने का फैसला किया गया है। लेकिन चूंकि सबकी नजरें थी फैज हमीद साहब के ऊपर जो 2 दफा बुलाने पर पेश नहीं हुए, तो आज जो है वो फैजाबाद धरना केस का जो कमीशन है उसमें पेश हुए। मैं कोट एंड कोट सबसे पहले उन्होंने जो बात की है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि उस वक्त की सिचुएशन क्या थी। और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, सूबे में शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून थे, और वफाक में शाहिद हक़ान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे। ये नवाज शरीफ की हुकूमत जब ख़त्म हुई थी उसके बाद की बात है। एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला थे। तो क्या इनकी अपनी हुकूमतों में कोई कन्फ्रंटेशन थी, इसको भी हम ज़ेरे बहस लाएंगे। मुझे फैजाबाद धरना ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म ने बुला कर कहा था, ये फैज़ हमीद साहब कह रहे हैं। डीजी ISI नवीद मुख्तार उस मीटिंग में शामिल थे। जनरल बाजवा जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे और डीजी ISI नवीद मुख्तार ISI के सरबराह थे। मैं बतौर DGC इस मीटिंग में शामिल था। वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी थे, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल थे,
इस मीटिंग में एहसन इकबाल ने कहा था कि इनको उठाया जाए, मतलब टीएलपी का जो धरना है इसको ख़त्म किया जाए, हम इसको नहीं उठा सकते, हम इसको ख़त्म नहीं करवा सकते, हमारे पास वो फोर्स मौजूद नहीं है जो इनको उठाए। जनरल बाजवा ने कहा हम इनको कैसे ये धरना रिमूव कर सकते हैं, हम इनको कैसे उठा सकते हैं, जिस पर वज़ीर आज़म ने यानी शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने कहा आप ही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी फोर्स नहीं जिसको हम मोबिलाइज कर सकें। यानी उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे, वज़ीर दाखिला थे, DGISI थे, उसके बाद वज़ीर दाखिला थे, आर्मी चीफ थे, वो सब जो है इस मीटिंग में मौजूद थे और मुझे ऑर्डर दिए गए तो मैंने सब कुछ ऐसे इसलिए किया। जनरल बाजवा ने मुझे कहा था कि आप इनको उठाएं, इसके बाद मैंने कार्रवाई की, या जिस तरह मैंने इन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए इस मायदे पर, फिर मेरे दस्तखत होना ज़रूरी थे क्योंकि उनकी क़यादत ये कह रही थी कि आप भी इस मायदे पर दस्तखत करें। इसमें वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, DGISI सब शामिल थे। TLP को लाने में मेरा कोई किरदार नहीं था। ये जनरल फैज़ हमीद साहब का वर्जन है। असल में पॉइंट जो स्टार्ट होता है, जो इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब का नाम आता है। राना सनाउल्लाह का जिक्र करते हुए साबिक DGISI और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि राना सनाउल्लाह उस वक्त पंजाब में वज़ीर दाखिला थे। उन्होंने उस वक्त TLP की क़यादत के साथ मुज़ाकरात किए थे और इनको फैज़ाबाद की तरफ धकेला था। उस वक्त शहबाज शरीफ की पंजाब में हुकूमत थी, वो वज़ीर आला थे। राना सनाउल्लाह को और शहबाज शरीफ को पूछना चाहिए, एहसन इकबाल को पूछना चाहिए, शाहिद हक़ान अब्बासी को पूछना चाहिए। उन्होंने बेसिकली मुझे ये हुक्म दिया था। अच्छा, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट मैंने जो आपको बताया था, लाहौर से ये धरना स्टार्ट हुआ था, GT रोड से होते हुए ये फैज़ाबाद गया था, इस्लामाबाद। तो बेसिकली जो सवाल है वो ये पैदा होता है कि अगर फैज़ हमीद साहब की बात मान ली जाए कि उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे या वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह थे, दोनों पोर्टफोलियो आई थिंक इन्हीं के पास थे, इन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात किए थे और इनको फैज़ाबाद में बैठा दिया था। इसके ऊपर लोगों की दो मुख्तलिफ आरा हैं। एक तो ये राय है कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ था उसके पीछे खुफिया एजेंसीज थीं और फैज़ हमीद बेसिकली उनको लीड कर रहे थे। ये नून लीग का इल्ज़ाम है। इवन ये कि फैज़ हमीद साहब ने अब जो इंक्वायरी कमीशन के सामने स्टेटमेंट दी है, उसके बाद भी एक स्टेटमेंट आई है डिफेंस मिनिस्टर, साबिक डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने साजिश की थी, क्या वो खुद मान लेंगे कि उन्होंने साजिश की थी? तो डेफिनेटली उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा वो हरगिज़ नहीं करेंगे। यानी उन्होंने फैज़ हमीद साहब के ऊपर अगेन जो है वो एलिगेशंस लगाए कि भाई वही इसके पीछे थे और वही सब कुछ। और अगर उनके वर्जन के मुताबिक देखा जाए तो पंजाब से ये सब कुछ हुआ था, राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात किए थे, धरने को उस तरफ धकेला था, तो इसका मतलब है राना सनाउल्लाह क्या इसके मास्टरमाइंड थे। लेकिन उस वक्त की जो सिचुएशन थी, उस वक्त के जो हालात थे, उनको देखें तो कोई ज़्यादा चीज़ नहीं, लेकिन इतनी बात ज़रूर मालूम होती है कि शाहिद हक़ान अब्बासी को जब वज़ीर आज़म बनाया गया था तो उस वक्त शहबाज शरीफ का नाम भी प्राइम मिनिस्टर के लिए आ रहा था। और ये भी फिर बाद में हुआ कि रायविंड में एक मीटिंग हुई जिसमें शहबाज शरीफ ने यह कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते। इवन ये कि पहले यही था कि शाहिद हक़ान अब्बासी 3 माह के लिए बनेंगे, शहबाज शरीफ जो प्रोविंशियल असम्बली है वो सीट छोड़ेंगे, नेशनल असम्बली की सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वो वज़ीर आज़म बनेंगे। क्योंकि नून लीग की रवायत है कि वो अपने घर के बंदे के अलावा किसी दूसरे शख्स को कोई अहम तरीन पोर्टफोलियो नहीं देते और प्राइम मिनिस्टरशिप और चीफ मिनिस्टरशिप तो बिल्कुल भी नहीं देते। तो फिर क्या हुआ कि वहां पर बैठा हुआ, अच्छा शहबाज शरीफ ने क्या किया, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो अब ओपन सीक्रेट बन चुकी है। शहबाज शरीफ ने बोला कि अच्छा ठीक है 3 महीने के लिए बना देते हैं अब्बासी साहब को, लेकिन इसका ऐलान मैं करूंगा, यानी ऐलान मैं करूंगा कि हम
प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं अब्बासी साहब को, लेकिन वहां से मीटिंग में बैठे हुए किसी बंदे ने मीडिया को ये ब्रेकिंग न्यूज दे दी कि शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब ने ये रिकमेंड किया है। तो फिर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के कान जो हैं वो खड़क गए कि यार इनमें से किस बंदे ने, और ये सुना है जहां तक ये बात रिपोर्ट हुई कि इसमें खुद शरीफ खानदान के लोग बैठे हुए थे, घर के बंदे बैठे हुए थे, बाहर से कोई बंदा नहीं था। तो ये सवाल उठा कि ये खबर मीडिया को किसने दी, और बड़ी मेजर एम्बैरेसमेंट हुई थी शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब के राइट हैंड हैं राना सनाउल्लाह। यही मेरे ख्याल में वो एक पॉइंट निकलता है जिसको अगर सच मान लिया जाए तो हो सकता है कि शायद शाहिद खान अब्बासी साहब की जो हुकूमत है उसको गिराने के पीछे नून लीग के अपने लोग या उस वक्त के जो वजीर कानून और वजीर दाखिला थे पंजाब के राना सनाउल्लाह, वो मुबैना तौर के ऊपर हो सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। अब इंक्वायरी कमीशन में सभी लोग अब पेश हो रखे हैं, बड़े बड़े लोग। इवन ये कि अभी ये खबर भी है कि शायद इमरान खान साहब को भी अडयाला जेल में ये कमीशन मिले और उनसे उनकी जो आराख है, जो ओपिनियन है, वो भी ली जाए। उसके बाद जब इसकी फाइनल वर्डिक्ट आएगी, यानी कि रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसके बाद ही ये बताया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि भाई इसका मास्टरमाइंड कौन था। ख्वाजा आसफ, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, ये सब लोग जो हैं वो एक एक करके इस कमीशन में पेश होंगे। कुछ पेश हो चुके हैं, जो नहीं हुए वो आने वाले दिनों में होंगे। हो सकता है कि फैज़ हमीद साहब को एक बार फिर इसमें पेश होने का कहा जाए। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि जो शाहिद खान अब्बासी हैं वो ये कहते हैं कि मैं इसको ऑन करता हूँ। एहसन इकबाल कहते हैं मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ पर आपने एक बात को समझना है कि जो वफाकी हुकूमत थी उस वक्त की, वो हुकूमत कहती है या उसके जो अहम तरीन पोर्टफोलियो थे, जिन लोगों के पास वजारतें थी, वो फैज़ हमीद साहब की तरफ बात नहीं जाने देते। वो कहते हैं हम इसको ऑन करते हैं। हम ही सब लोग वहाँ पर मौजूद थे मीटिंग्स में और सब लोगों ने फैज़ हमीद साहब को ये टास्क दिया था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो फैज़ हमीद साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और वो भी नून लीग के हैं। इसका मतलब ये है कि नून लीग के दो धड़े थे, यानी कि दो धड़े थे या हैं, जो एक वक्त में इस धरने को सपोर्ट कर रहे थे और दूसरे इसके खिलाफ थे। और ये डिवीजन आज भी मौजूद है, ख्वाजा आसफ के बयान की सूरत में मौजूद है, जबकि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर फैज़ हमीद साहब के साथ खड़े नजर आते हैं और एहसन इकबाल साहब। ख्वाजा आसफ साहब एक मुख्तलिफ राय रखते हैं। आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।